नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पायर एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो संपन्न हो चुका है, उसके रिजल्ट आ चुके हैं और अब बारी आ गई है आपके एडमिशन की। तो उत्तर प्रदेश जो बीएड का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है उसका जो एडमिशन का प्रक्रिया है वह अब चालू कर दिया गया है और उसी के सिलसिले में लखनऊ विश्वविद्यालय ने आज ही जो अपना काउंसलिंग शेड्यूल जो है उसको जारी किया है और काउंसलिंग किस तरीके से होगा उसको लेकर भी एक गाइडलाइन जारी किया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आपका जो एडमिशन है उसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी, उसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे और सबसे बड़ी बात कि आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वह कब होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो काउंसलिंग गाइडलाइन है उसमें सबसे पहले क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह कई स्टेज में होगी। तो यहाँ सबसे पहला स्टेज जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग स्टेज, फिर पूल काउंसलिंग सेकेंड, फिर जो है डायरेक्ट एडमिशन, यह 3 प्रक्रिया होगी। अब जो फर्स्ट काउंसलिंग स्टेज है इसमें भी कई चरण में होंगे। ये रैंक वाइज जो है काउंसलिंग होगा। जैसे रैंक वाइज कैसे दिया गया है वो मैं आपको अभी बता दूंगा आगे वीडियो में। जैसे मान लीजिए किसी का रैंक अगर 1 से 75,000 है तो उसका काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो 17 तारीख से शुरू हो रहा है। इसी तरह किसी का अगर 75,000 से ऊपर है तो उसका कुछ और डेट है। तो सबका अलग अलग डेट है अकॉर्डिंग टू द रैंक। तो जब जैसा आपका रैंक होगा आपका उस हिसाब से उस डेट को आपका काउंसलिंग शुरू होगा। अभी मैं वीडियो में आपको वो भी पूरा शेड्यूल दिखा दूंगा और उसके बारे में भी बता दूंगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको कॉलेज जो है डायरेक्ट अगर आपको अलॉट नहीं होते काउंसलिंग के थ्रू तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी इसमें प्रोसीजर बताया गया है, लेकिन डायरेक्ट भी एडमिशन वही लोग ले पाएंगे जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे उनका एडमिशन ना काउंसलिंग के थ्रू होगा और ना ही डायरेक्ट प्रोसीजर के थ्रू। तो चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखा जाए। अब इसमें काउंसलिंग में आपको जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और यह बैंक अकाउंट या तो आपके नाम का हो या फिर आपके माता पिता के नाम पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई जनधन अकाउंट जो होगा, जैसे जनधन वाले अकाउंट होते हैं, उन अकाउंट का डिटेल मत दीजिएगा, क्योंकि जो उसमें क्रेडिट्स जो लिमिट होती है वो कम होती है। ऐसे में पैसा वापस करने में यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम होता है। तो जनधन वाला खाता मत दीजिएगा। जो सामान्य बैंक अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट, वही आप दीजिएगा, चाहे वो आपका हो या आपके माता पिता के नाम से हो। तो सबसे बेसिक डिटेल तो यही है कि आपका ये बैंक पासबुक होना कंपलसरी है। चलिए आगे थोड़ा देखा जाए अगर, तो अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जो आपको क्या क्या डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम और ब्रांच, ये 4 चीज़ें आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में भी जब आप काउंसलिंग करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ये चारों डिटेल देने पड़ेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको एक जो पासबुक होता है, पासबुक का जो फर्स्ट पेज होगा जिस पर आपका फ़ोटो लगा होगा, बैंक का नाम लिखा होगा, अकाउंट नंबर लिखा होगा, आईएफएससी कोड लिखा होगा, सारे डिटेल उस फर्स्ट वाले पेज पर होते हैं। उसका जो है एक फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा जो कि 100 KB का होना चाहिए और ये जेपीजी या जेपीईजी के प्रारूप में होगा। इसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये सब डिटेल भी देना पड़ेगा और इसका एक पासबुक का फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास पासबुक अपडेटेड नहीं है तो आप अपना कैंसिल चेकबुक जो है उसको भी उसका भी फ़ोटो लगा सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। अब जो है इसमें कौन लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। तो जो लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं बीएड का और उनका जो रिज़ल्ट स्कोर कार्ड आया है उस पर लिखा होगा कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, वही लोग जो है इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका जब अपना रिज़ल्ट आप लगाएंगे तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने कंप्लीट किया है, उसका ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा। इंटरनेट
मार्कशीट या प्रोविजनल मार्कशीट नहीं लगेगा। और अगर मान लीजिए आपका रिज़ल्ट नहीं आया है या आया है लेकिन उसकी हार्ड कॉपी आपको नहीं मिली हुई है और वो जो आपका रिज़ल्ट है वो अभी इंटरनेट पर ही शो कर रहा है, तो ऐसे में आपको वह जो रिज़ल्ट होगा उसको आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे उनसे रजिस्टर्ड करा लेना होगा। यानी कि उससे आपको क्या करना है, वेरीफाई करवा लेना है प्रिंसिपल से। उस पर जो है मोहर और प्रिंसिपल का सिग्नेचर हो जाएगा तो वो वेरीफाइड हो जाएगा और फिर आप उसका फ़ोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा देखा जाए। फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग है इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन 17 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रैंक। अभी मैं बता दूंगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से होगा। जैसे मान लीजिए किसी का रैंक 75,000 से ऊपर है तो उसका 17 तारीख से शुरू नहीं होगा बल्कि उसका आगे के डेट से शुरू होगा। वो कब होगा अभी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो जैसे सबसे पहले जो है फर्स्ट काउंसलिंग शुरू होगा, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वह पासवर्ड भूल गए हैं तो वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर लॉगिन करने में आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके वहाँ से अपना पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं और नया पासवर्ड बना के फिर से लॉगिन कर सकते हैं। काउंसलिंग शुल्क और जो एडवांस कॉलेज फ़ीस है वो आपको बता दें 5,750 रुपये लगेगा, जिसमें 5,000 रुपये कॉलेज का फ़ीस होगा और 750 रुपये काउंसलिंग का फ़ीस होगा। और आपने जो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे जब चॉइस फिलिंग होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, उसमें आप अपना कॉलेज जो है चूज़ करेंगे और मान लीजिए कि आपके द्वारा चॉइस जो चूज़ किया गया कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो आपका ये जो 5,000 रुपये है ये आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो 750 रुपये काउंसलिंग शुल्क का है ये वापस नहीं किया जाएगा। इसीलिए आपका बैंक डिटेल भी ऊपर मांगा गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये 5,000 रुपये आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब मान ली आप जब कॉलेज चूज़ करेंगे तो आप उन्हीं कॉलेज को डालिएगा जिन कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका रैंक 5,000 या 10,000 के आसपास है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करेंगे। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करिएगा आप ऐसा ही कॉलेज चूज़ करिएगा जिसमें आप श्योर हो कि नहीं मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा तो मुझे यहाँ पर पढ़ाई करना है। कोई ऐसा रैंडम कॉलेज मत चूज़ कर लीजिएगा जो आपको मिल जाए और आप वहाँ ना पढ़ना चाहें। ऐसे कंडीशन में आपका 5,000 रुपये वापस नहीं होगा। एक बार अगर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया तो उसके बाद ये जो 5,000 रुपये है ये फ़ीस वापस नहीं किया जाएगा, भले आप एडमिशन उस कॉलेज में लें या न लें, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सावधानी से कॉलेज को चूज़ कीजिएगा। उसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डालिएगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, तो उस पर मैं एक वीडियो कल बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा, उसको भी बता दूंगा। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगर तो अब यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि आपको कॉलेज जो है आप सब चॉइस कर लीजिएगा। और ये जो 750 रुपये है ये नॉन रिफंडेबल है। जैसे मैंने बताया कि ये 750 रुपये वापस नहीं होगा, लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो 5,000 रुपये वापस आ जाएगा। और अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और अगर नहीं लेंगे तब भी आपका 5,000 रुपये वापस नहीं होगा। चलिए अगला, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग जैसा मैंने बताया कि आप जो है जो भी आपको कॉलेज पसंद हो आप उस चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक से ज़्यादा कॉलेज डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आप जितना चाहें उतना कॉलेज डाल सकते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं है। आप जितने भी प्रदेश भर में कॉलेज हैं सबको चॉइस कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि चॉइस उन्हीं कॉलेज को कीजिएगा जहां आप एडमिशन लेना चाहते हो। और अगर मान लीजिए आप संस्कृत बीएड विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, जैसे कि वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर एडमिशन उन्हीं लोगों का होगा जिनका ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट रहा हो। तो अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट रहा है तो आप संस्कृत कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिनका संस्कृत नहीं रहा है वो लोग संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते, वो जनरल विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तमाम विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। सॉरी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो अपना डायरेक्ट बीएड एडमिशन कराता है, इंट्रेंस लेता है और डायरेक्ट एडमिशन लेता है,
वो इसके थ्रू नहीं लेता है। तो आगे हम लोग देखा जाए थोड़ा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके जो है जेंडर वगैरह आपने फॉर्म भरते समय कोई गलत कर दिया था, तो उसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज को लॉक कर सकते हैं, जितना चाहे उतना विकल्प दे सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आप उन्हीं कॉलेज को दीजिएगा जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपने 10 कॉलेज दे दिया है और उनका क्रम भी डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज आप प्रेफरेंस पर रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 3-4 कॉलेज हैं जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन 3-4 में भी सबसे पहला कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको फर्स्ट चॉइस पर कर दीजिएगा। फिर दूसरे जो आपका एडमिशन जैसे फर्स्ट नहीं मिला तो दूसरा पर कौन सा रखना चाहते हैं, इस हिसाब से आप उसको क्रम को डिसाइड कीजिएगा जिस हिसाब से आप एडमिशन लेना चाहते हो कॉलेज में। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपना उसको रैंकिंग आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन रैंकिंग अरेंज करने के बाद उसको लॉक कर दीजिएगा। और अगर आपने उसको लॉक नहीं किया, ठीक है, और जो है जो आपका चॉइस फिलिंग का डेट निकल चुका होगा, तो फिर वो ऑटोमेटिक लॉक कर दिया जाएगा और उसमें से आपको कोई एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी उसको चूज़ कीजिएगा तो रैंकिंग और कॉलेज सिलेक्शन दोनों बड़े ध्यान से कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कॉलेज अलॉटमेंट। अब जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर यूनिवर्सिटी आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट कर देगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई वेटेज होगा तो वेटेज भी शामिल कर दिया जाएगा, जैसे रिजर्वेशन वगैरह होगा तो उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आरक्षण नीति का भी पालन किया जाएगा, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, तो ये सब बातें आप लोग जानते हैं। जब एक बार कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद जो है आपको एक कन्फर्मेशन लेटर मिलेगा, उस कन्फर्मेशन लेटर को डाउनलोड करना है और जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया होगा उस कॉलेज में ये कन्फर्मेशन लेटर लेकर ही आपको जाना है। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा और उसके बाद आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको 3 दिन मिलेंगे और इस 3 दिन में आपको जो बचे हुए फीस हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका अगर प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट होता है तो 5,000 तो आपने पहले ही जमा कर दिया। इसके अलावा जितने भी फीस होंगे लगभग 45 से 47,000 के आसपास कुछ होता है, 47,000 के आसपास फीस लगेगा एक्स्ट्रा। तो वो फीस सबमिट करने के लिए आपके पास 3 दिन होगा। इस 3 दिन में आपको जो है अपना जो है फीस सबमिट कर देना है। फीस सबमिट करने के बाद आप अपने कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पर सारे आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और वहाँ पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी फ़ोटोकॉपी आप लेकर जाइएगा। वहाँ सब मैच करने के बाद आपका वो जो फ़ोटोकॉपी होगा उसको वो सबमिट कर देंगे कॉलेज में और फिर आपका एडमिशन कन्फर्म कर दिया जाएगा। अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जान लीजिए। तो सबसे पहले जो आपको अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो है जारी किया गया होगा उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको अपना जितने भी सर्टिफिकेट हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब ओरिजिनल और इसका फ़ोटोकॉपी जिस पर आप अपना सेल्फ अटेस्टेड यानी अपना सिग्नेचर कर लेंगे फ़ोटोकॉपी पर, उसको लेकर जाएंगे। साथ ही जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर जो कि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से मिलेगा अलॉटमेंट होने के बाद, उसको लेकर जाएंगे। उसके बाद आप जो है अपना एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी ये सब भी लेकर जाएंगे। 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे और जो है अपना सभी मार्कशीट लेकर जाएंगे। उसके बाद जो है अगर आपका कोई कैटेगरी वगैरह है तो जैसे कि SC ST है या फिर OBC है तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। इसके अलावा आपको जो है कोई आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई इस तरह का कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और फिर आपका जो फीस पेमेंट किए हैं उसकी सभी कॉपियां लेकर जाना है। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। इस पर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जब फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर पूल काउंसलिंग शुरू होगी। पूल काउंसलिंग में उन्हीं लोग को पूल काउंसलिंग कर सकते हैं जो फर्स्ट राउंड में अप्लाई न किए हो या उनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट न किया गया हो, तो वो पूल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसका भी प्रोसीजर उसी तरह होगा जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग का हुआ है, सेम उसी तरह से रजिस्ट्रेशन, फिर आपका चॉइस फिलिंग,
फीस पेमेंट ये सब करना है। और सब कुछ का इसका जो प्रोसीजर है पूरा उसी तरह से है जैसे आपका पहले वाला काउंसलिंग है, जैसे मैंने अभी बताया है। डॉक्यूमेंट भी वही लगेंगे और सारा प्रोसीजर उसी तरह फॉलो किया जाएगा। और मान लीजिए आपको इन दोनों ही माध्यमों से अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आप डायरेक्ट जो है एडमिशन प्रक्रिया में आप चले जाएंगे। और डायरेक्ट एडमिशन में आपको कॉलेज में जाना है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर अगर सीट बचा होगा तो आप वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और ये वहाँ पर जितने भी फीस होंगे 5,750 रुपये काउंसलिंग फ़ीस के साथ, इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा जो प्राइवेट कॉलेजों का फ़ीस लगता है वो भी आपको लेकर जाना है। और पूरा का पूरा फीस आपका कॉलेज में ही सबमिट होगा और वहीं से आपको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एडमिशन की बात होगी। डॉक्यूमेंट इसमें भी वही लगेंगे जो आपके पहले वाले रजिस्ट्रेशन में लग रहा था, यानी आपका आधार कार्ड और आपका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फ़ोटो और फ़ोटो कॉपी सारे डॉक्यूमेंट की जिस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा। और इसके अलावा जो है स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड बीएड का, ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना ही है। जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताए वही डॉक्यूमेंट होगा। जो अल्पसंख्यक सीट होंगे जैसे माइनॉरिटी सीट्स होती हैं उस पर भी डायरेक्ट एडमिशन होता है और इसका भी प्रक्रिया जो है उसी तरह से होता है। अब देखिए ये जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं इनमें क्या होता है कि 50% जो सीट है, इन 50% सीट पर ऑलरेडी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, लेकिन जो बचे हुए 50% सीट होते हैं इस पर डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो यह 50% जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं ये खुद से कॉलेज लेते हैं और अकॉर्डिंग टू रैंक, जिन बच्चों जैसे रैंक के अकॉर्डिंग ये बच्चों का एडमिशन लेते हैं। तो ये सब प्रक्रिया तब आती है जब आपका कॉलेज आपको काउंसलिंग के थ्रू अलॉट नहीं होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ वही लगेगा जैसे पहले लग रहा था, तो इसमें कुछ अलग से नहीं लगना है। चलिए तो फिर आगे हम लोग देखा जाए कि अब आपका काउंसलिंग कब से शुरू होगा। तो देखिए काउंसलिंग शुरू होने का जो डेट है यहाँ पर दिया गया है, 17 सितंबर से काउंसलिंग का डेट शुरू हो रहा है। और जो सबसे पहले बुलाया जाएगा वो 1 से 75,000 रैंक वाले जिनका रैंक होगा उनका काउंसलिंग होगा। और इनका जो काउंसलिंग का फ़ेज़ है वो फ़ेज़ 1 है। 17 सितंबर से शुरू होगा, 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन रजिस्ट्रेशन के हैं। और उसके बाद 21, 22, 23 इसमें आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हैं। और उसके बाद 24 को केवल चॉइस फिलिंग होगा, 25 को अलॉटमेंट होगा सीट का। और फिर 26 और 27, 28, 29 ये जो 4 दिन हैं इसमें आप सीट कन्फर्मेशन और फीस पेमेंट करेंगे। यानी एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक बार चॉइस फिलिंग करेंगे और फिर आप एक बार फीस पेमेंट करेंगे। टोटल 29 तारीख तक आपको फर्स्ट फेज़ ये चलेगा। और इसी फर्स्ट फेज़ के 25 सितंबर से सेकेंड फेज़ भी शुरू हो जाएगा। जिनका रैंक 75,001 से लेकर 2 लाख के बीच में होगा उनका रजिस्ट्रेशन 25 तारीख को शुरू होगा। और 26, 27, 28 ये 3 दिन उनके पास रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए है। और 29 को भी वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपना कॉलेज चॉइस फिलिंग करके लॉक कर लेंगे। उसके बाद 30 को अलॉट कर दिया जाएगा, सीट अलॉटमेंट होगा। और 1, 2, 3, 4 ये 4 दिन आपको मिलेंगे। ये 1, 2, 3, 4 अक्टूबर तक आप अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सेकेंड फेज़ हो गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी फेज़ के बारे में बताया गया है। जो आखिरी फेज़ है आप देख सकते हैं चौथा फेज़, वो 3,50,000 एक से लेकर जितने भी कैंडिडेट बचे होंगे उनके काउंसलिंग के लिए ये चौथा फेज़ दिया गया है, जो कि शुरू होगा 5 अक्टूबर से। और जो आखिरी काउंसलिंग है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 नवंबर तक पूरा ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये काउंसलिंग आपका शुरू हो रहा है सितंबर से और चलेगा लगभग 3 नवंबर तक, जिसमें आपके सभी एडमिशन प्रक्रिया, चाहे वो फर्स्ट फेज़ वाली हो, चाहे वो पूल काउंसलिंग हो या फिर डायरेक्ट कैंडिडेट हो, 3 तारीख के बाद किसी का भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा, 3 नवंबर के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने कोशिश किया है कि जितना ज़रूरी जानकारी है वो सब आपको दिया जाए इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद भी अगर कुछ जानकारी बची रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं कल एक सेपरेट वीडियो इस पर भी बनाऊँगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज या
प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ये अपना रैंक बताएं कि आपका रैंक कितना है, ताकि मुझे आइडिया लगे कि मेरे व्यूवर्स जो है ज़्यादातर वो किस कॉलेज की ओर जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज की ओर या गवर्नमेंट कॉलेज की ओर। उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।